गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं पिछले 2 क्लास में। तो चलिए आज हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 3 शुरू करते हैं और आज इसमें हम लोग 2 भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं। तो इसमें टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है इलाहाबाद की संधि से, जो वर्ष 1765 में हुआ था। तो कल हम लोग देखे थे बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई और दोनों के बारे में पढ़े थे। तो इसी के बाद अंग्रेज का भारत पर वास्तविक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लगाया गया था और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन को खत्म किया गया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। आगे है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। तो इसमें देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्फे थे। और ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो चलिए इस ब्रिटिश भारत टाइम में जो लोक सेवा संबंधित आयोग बना था उसके बारे में देखते हैं। तो ये आयोग है, ये वर्ष है और गवर्नर जनरल। तो एचिंसन आयोग ये कब बना था? 1886 में, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरी। फिर है इस्लिंगटन आयोग। तो ये कब बना था? 1912 में, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। फिर है ली आयोग, ये कब बना था? 1923 में, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ये ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। तो ये देखिए, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया और सहायक संधि साम्राज्य विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद था, जो 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो सहायक संधि लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और प्रथम राज्य जो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया तो वो हैदराबाद था। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति तो किसके द्वारा लागू किया गया? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। तो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है, राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राजा के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसमें कहना है, जिस राज्य को का निर्माण होने में अंग्रेज साथ दिया था और उस राजा के अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो ये आउटरम रिपोर्ट के हिसाब से डलहौजी ने अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया। तो आगे हम लोग व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए हुए राज्य को देखते हैं। इसमें है राज्य और वर्ष। तो 17 को
1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जैतपुर को 1849 में और संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। देखिए ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जाता है। जो राज हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को पहले मिलाया गया, या पूछ देता है जो मान लीजिए झांसी को किस ईस्वी में राज हड़प नीति या बेपकत के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सतारा को कब? 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में बेपकत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया गया। तो इसको बढ़िया से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, ये मस्ट भी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड IPS जिसे कहते हैं किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो राज उपाधि अधिनियम कब आया? ये 1876। इसको पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिगटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो ये था स्ट्रेची आयोग, जो 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में विभिन्न देश पर अधिकार, देश, वर्ष, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। तो ये नेपाल को 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधिकार में कर लिया था। सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो, भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस, बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। ये बर्मा जो है इसे अब म्यांमार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ये डलहौजी का कार्यकाल है, भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये है जब ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये थे डलहौजी। इसी कार्यकाल को याद रखिएगा। चलिए इस टॉपिक को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या क्या देखें इसमें देखें ये अंग्रेज का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब स्थापित हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि 1765 से। द्वैध शासन कौन लाया था? तो ये लाए थे क्लाइव। वर्ष 1772 में किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन को हटाया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। लाने वाले क्लाइव थे और हटाने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। और वारेन हेस्टिंग्स के ही काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जिसके अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। और पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। 1873 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन बना था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इसके बाद हम लोग देखें ये आयोग देखें जो बना है एंचिसन आयोग डफरिन के काल में, और इंस्लिंगटन आयोग 1912 में, हार्डिंग थे इस टाइम, ली आयोग 1923 रीडिंग। फिर इधर हम लोग भूमि सुधार में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लाई गई? तो ये कॉर्नवालिस थे। और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद ये थे। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ देखिए राज हड़प नीति। राज हड़प नीति के अंतर्गत
शामिल की गई राज्य, जिसमें सतारा 1848, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। इसके बाद हम लोग आगे देखें, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ, तो ये हम लोग देखें लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके काल में निर्मित हुआ, लॉर्ड कैनिंग। फिर देखिए महारानी विक्टोरिया को कब केसर हिंद की उपाधि दी गई, तो 1876 में पारित राज उपाधि अधिनियम के अंतर्गत। फिर भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये हम लोग देखें रिपन को। फिर इसके बाद विभिन्न देश और उस पर अधिकार करने वाले वायसराय के बारे में देखिए। फिर डलहौजी के काल में 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हो गया, इसको देखें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसमें क्या है, तो इसमें है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश के शासनकाल से क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे दादा भाई नेहरू। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी की है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है, रजनी पाम दत्त। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो JN टाटा के द्वारा। तो टिस्को की स्थापना कब हुई, 1907 में। फिर है कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया शिपनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1854 में बम्बई शिपिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कावस जी डावर द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो ये श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। ये कब किया गया था, 1855 में, जो भारत का प्रथम जूट मिल था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ, तो ये वर्ष 1833 में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार KM पानीकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। तो 1765 से 72 के काल को KM पानीकर, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इन्होंने डाकू का राज कहा है। फिर आगे प्रमुख कृषि एवं इनके पद्धति है, तो चलिए इनको देखते हैं। इनमें है ये प्रथा और विशेषता। तो देखिए 3 कठिया प्रथा, ये क्या था, तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण, जो बिहार में है, के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये 3 कठिया प्रथा था जो चंपारण बिहार में था, चल रहा था, जिसमें किसानों को अंग्रेज के जो बागान मालिक थे उनके अनुबंध पर अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। फिर है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि के निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। मतलब इस प्रथा में पहले ही अंग्रेज भारत के उत्पादक, कारीगरों और शिल्पियों को इसे निर्मित माल प्राप्त करने के लिए कुछ अग्रिम ही धन दे देते थे। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये ब्रिटिश काल के भू राजस्व व्यवस्था है, जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो इस टाइम 3 भू राजस्व व्यवस्था था, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये इस लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, जो 1793 में
लाया गया था। तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक सम्मिलित थे। ये समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू था। इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। मतलब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आया था, जो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में था, और ये जो है समस्त भारत के 19% भाग पे लागू था। इसमें जो है जमीन के मालिक पूरे जमींदार को बना दिया जाता था, और वो राजस्व देने का और लेने का काम वो जमींदार के हाथों से होता था। दूसरा है रैयतवारी। ये टॉमस मुंडो के काल में 1820 में लागू हुआ था। ये बम्बई, मद्रास और असम में लागू था, और ये समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर चल रहा था। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। यह ध्यान दीजिएगा। इसमें अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार थे, और रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक था वो किसान थे। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। वहीं अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी, और इसमें राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो किसान की थी। और कर का जो दर था इसमें 33 से 55% था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है महलवारी। ये हॉर्ड मैकेंजी के काल में 1822 में आया था। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब सम्मिलित थे। ये समस्त भारत के 30% पे थे, और भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को थी। तो ये अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को थी, और रैयतवारी में किसान को थे, और इसी में महलवारी में गांव के ही किसी आदमी को एक मुखिया बना दिया जाता था, जो वो राजस्व देने का कार्य करते थे, किसान से लेके और ब्रिटिशर को देने का काम करते थे। चलिए आगे इनके प्रभाव को देखते हैं। तो इस भूराजस्व व्यवस्था का प्रभाव क्या था? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव तथा अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय, कृषि का वाणिज्यीकरण, क्योंकि इसमें सारे किसान का शोषण हो रहा था। वो भूराजस्व का दर भी अधिक था, और बीच में जमींदार भूराजस्व लेके अंग्रेज तक सौंप रहे थे, तो बीच में वो भी बिचौलिया का काम कर रहे थे, जिससे इसमें सबसे ज़्यादा जो शोषित हो रहे थे वो किसान हो रहे थे। तो इसलिए ये तीनों व्यवस्था को याद रखिएगा, जो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, और रैयतवारी टॉमस मुंडो, और महलवारी हॉर्ड मैकेंजी। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह कौन सी भूराजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? तो ये रैयतवारी थी। अभी हम लोग देखें रैयतवारी कितना जगहों पर लागू थी, कितना % पर? तो रैयतवारी जो है 51% भाग पे था। रैयतवारी व्यवस्था 51% पे, वही महलवारी 30% पे, और अस्थाई बंदोबस्त 19 पे। तो यहाँ पे वही है, सबसे ज़्यादा क्या कौन सी व्यवस्था थी? तो ये थी रैयतवारी। इसके बाद है अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भूराजस्व के निर्धारण से संबंधित है। चलिए इससे आगे देखिए। आगे है भारत में रेलवे का जनक। मतलब भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? इसे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। देखिए इसको याद रखिएगा, ये है 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी, और ये किसके काल में? ये लॉर्ड डलहौजी के काल में। चलिए यहाँ है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजादेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो सबसे पहले कौन इजादेदारी प्रथा का शुरुआत किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये फार्मिंग सिस्टम भी से कहा जाता है,
और ये भू राजस्व के वसूली के लिए किया गया था। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में फिर हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, और इससे पहले का भी आप लोग 2 वीडियो देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।